आज हम लोग मध्यकालीन भारत का क्रमबद्ध इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें किस तरह से किस कौन कौन से शासक हुए, उन्होंने किस प्रकार राज किया और उनसे संबंधित जितने भी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उनको इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। एक कहानी की तरह पूरे के पूरे मध्यकालीन भारत को हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक सीरीज जो स्टार्ट होगा उसमें पूरी तरह से कंप्लीट की जाएगी। आज इसका पहला वीडियो है मध्यकालीन भारत का। तो सबसे पहले इस चीज़ पे डिस्कस हम लोग करते हैं कि मध्यकालीन भारत को मध्यकालीन भारत कहना सही रहेगा या फिर मुस्लिम भारत कहना सही रहेगा, क्योंकि इस दौरान जितने भी शासक हुए थे वो सारे मुस्लिम थे। उनका आधिपत्य था पूरे के पूरे क्षेत्रों पर। उनके अनुसार भारत की शासन पद्धति चलती थी। ठीक है, समाज में काफ़ी ज़्यादा उनका जो है इंटरफेरेंस था, उनके नियम कानून थे। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसको मुस्लिम भारत भी कई इतिहासकार कहते हैं और कई इतिहासकार इसको मुस्लिम भारत कहना सही नहीं समझते तो मध्यकालीन भारत कहते हैं। खैर वो चर्चा का विषय है, लेकिन जहाँ तक है कुछ बातों को अगर मेंशन किया जाए तो आप भी इस चीज़ पे अपना जो है एक व्यू रख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा या मुस्लिम भारत कहना। तो फाइनली जिस चीज़ को मान्यता प्राप्त हुआ वो क्या मिला कि मध्यकालीन भारत आप इसको कहिए, क्योंकि शासक जरूर मुस्लिम थे। बाह्य आक्रमण हुए, भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना जरूर हुई, लेकिन हिंदू संस्कृति का कहीं भी लोप नहीं हुआ। उस दौरान भी बहुत सारे शासक थे जो हिंदू संस्कृति अपने साम्राज्य का रक्षा करने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहे थे। तो ऐसे में उन लोगों के क्रेडिट को पूरी तरह से जीरो कर देना और मुस्लिम भारत कहना ये तर्कसंगत नहीं लगता है। तो इसको हम लोग कहेंगे मध्यकालीन भारत। अब देखते हैं क्या कि किस तरह से भारत में जो है राजाओं का एंट्री होता है, मुस्लिम राजाओं का एंट्री होता है। वो किस तरह से जो है क्षेत्र का विस्तार करते हैं, किस तरह से शासन स्थापित करते हैं। तो मध्यकालीन भारत का जो पीरियड है वो 1206 से लेकर जो आपका औरंगजेब की मृत्यु है ना 1707 तक, उस पीरियड को पूरी तरह से मध्यकालीन भारत की संज्ञा दी जाती है। उसमें से 1526 तक, 1206 से लेकर 1526 तक जो है सल्तनत काल का दर्जा दिया जाता है और उसके बाद 1526 से 1707 तक मुगल काल का मान्यता उनको प्राप्त है। तो हम लोग इसका एक क्रमबद्ध स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्या कि इस्लाम धर्म का प्रादुर्भाव जब हुआ था तो किस तरह से इंडिया में इस्लाम धर्म स्प्रेड हुआ। तो आपको पता होगा जब इंडिया में हर्षवर्धन राज्य कर रहे थे उस टाइम में पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को इस्टेब्लिश किया था। उससे पहले अरबवासी क्या थे ना, मूर्ति पूजा किया करते थे, उनमें अलग अलग तरह के अंधविश्वास थे। तो मोहम्मद साहब ने एक इस्लाम धर्म को प्रोपेगेट किया था जिसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, जिसको लेके ये धर्म काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग टाइम में डेवलप हुआ। वहाँ के लोगों को एक नई दिशा मिली। उसके बाद मोहम्मद साहब जब चले गए तो उनके बाद जो लोग इस धर्म का ठेका लिए कि हाँ अब हम इस धर्म का प्रचार करेंगे, तो वो खलीफा कहलाए। उन्हीं में से खलीफा का एक सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। वो भारत पे अटैक करता है। क्यों करता है अटैक, इसके पीछे एक कहानी है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं जिससे कि हमारा जो ये तथ्य होगा बहुत इंटरेस्टिंग और क्लियर भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। होता क्या है कि खलीफा इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे सोने चांदी इनसे लदे हुए जहाज श्रीलंका भेजे थे। ठीक है, श्रीलंका में अपने धर्म को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए वो श्रीलंका भेजे थे जहाज़ के द्वारा। लेकिन रास्ते में क्या होता है, कराची के पास, पहले तो सब कुछ हिंदुस्तान ही था, तो कराची के पास वो जहाज़ लूट लिया जाता है। उस टाइम में वो पोर्ट कराची के नाम से नहीं था। तो उस पोर्ट का जो अधिकार था ना वो ब्राह्मणाबाद जिनकी राजधानी थी, देवल की राजधानी थी, उनके राजा थे दाहिर, उनके अधीन थी। तो पूरा का पूरा ठिकरा जो है दाहिर के ऊपर फोड़ा गया कि आप ही के कारण जो है ये जहाज़ लूटा गया है। और इसी चीज़ के कारण जो सिंध प्रांत था जहाँ पे कि जिसकी कैपिटल जो थी वो ब्राह्मणाबाद थी, दाहिर वहाँ के राजा थे, देवल उस राज्य का नाम था। तो खलीफा ने अपना सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को वहाँ पे भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर में युद्ध हुआ। स्टार्टिंग लड़ाई तो राजा दाहिर जीते, लेकिन बाद में क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम विजय हुए और दाहिर की मृत्यु हो जाती है। उस कंडीशन में आपको दाहिर के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। ये है राजा दाहिर। उस क्षेत्र में हिंदुओं का राज्य स्थापित था और ब्राह्मणाबाद, देखिए आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये वो क्षेत्र है, ग्रीन कलर में जो शेडेड एरिया आप देख रहे हो ये वो क्षेत्र है। और ये वाला जो पोर्शन है ये देखो, ये ब्राह्मणाबाद है। ठीक है, ये ब्राह्मणाबाद है
तो यहाँ पे उनका कैपिटल था और ये क्षेत्र दाहिर के अधीन था। इसी क्षेत्र पर अधिकार करके मोहम्मद बिन कासिम क्या किए हैं, इस क्षेत्र के अधिकार किए हैं। राजा दाहिर के बारे में आप एक कथन देखिए कि हिंदू राजा दाहिर 712 ईस्वी तक बलूचिस्तान ईरान के राजा थे। भारत में हमला किया किसने, इस्लामिक हमलावरों ने। और राजा का क्या स्टेटमेंट था कि कोई राजा साथ नहीं आ रहा पर मैं अकेला लड़ूंगा, अगर मैं जीता तो भारत में इस्लाम नहीं घुसेगा और अगर मैं हारा तो भारत में कत्लेआम होगा। क्योंकि देखिए धर्म में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन ये जो खलीफा के जो ये सेनापति थे मोहम्मद बिन कासिम या इस तरह के लोग, वो भारत जैसे क्षेत्रों में आकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्र था, तो लूटने के मकसद से आते थे, बहुत ज़्यादा कत्लेआम करते थे, शहर के शहर नष्ट हो जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में राजा ताहिर ने ये जिम्मेदारी ली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए होता क्या है, भारत में इस्लाम धर्म के प्रादुर्भाव से लेकर 711 ईस्वी की वो घटना थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो है क्या किया जाता है, अरबों के द्वारा सिंध का विजय किया जाता है। 712 ईस्वी में देवल की जो राजधानी आपने नीचे देखा ब्राह्मणाबाद, उस पर अधिकार कर लिया जाता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे किस तरह बढ़ती है कि वो जो शासक जितने भी हुए, आपके पास जितने भी शासक थे, उनका मोटिव क्या था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना, क्षेत्रों को ज़्यादा से ज़्यादा लूटना ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन हो पाए। उसी तरह से ये सब चीज़ें हुई। इन घटनाओं के मध्य में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेंशन नहीं हुआ था इंडिया में। प्रॉब्लम क्या था कि इंडिया में इस्लाम धर्म और भी ज़्यादा फैला क्यों, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे ना, इंडिया में अलग अलग राजवंश थे, वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए थे। ठीक है, वो एकजुट नहीं थे। तो क्या होता था, बाहर से कोई भी आक्रमण किया किसी छोटे राज्य पर तो उसका साथ देने के लिए बाकी लोग नहीं आ पाते थे। ऐसे ही टाइम में अभ्युदय होता है। देखिए तुर्की का नाम आप सुने होंगे, टर्की में। तो तुर्क के राजा जो हैं, वहाँ पे एक शाखा बनी गजनी। ठीक है, गजनी को इस्टेब्लिश किया था अल्पतगीन ने। तो अल्पतगीन ने वहाँ पे गजनी जैसे शाखा का इस्टेब्लिश किया। और आप महमूद गजनी का नाम सुने होंगे, महमूद गजनी, मोहम्मद गजनवी कहा जाता है। आप इनके बारे में एक चीज़ नोटिस करो कि इन्होंने भारत पर कितना 17 बार आक्रमण किया, 17 टाइम्स अटैक किया भारत पे। 17 बार आक्रमण करने के बाद देखिए भारत के कल्चर में ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं किए कि भारत की संस्कृति बदल गई, भारत के लोग इस तरह के मान्यता के हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो अटैक करते थे, इनसे होता क्या था कि वो क्षेत्र जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो पूरा लूट पाट लिया जाता था, शहर के शहर तबाह हो जाते थे। तो 17 आक्रमणों का ये नतीजा निकला था, जो कि गजनी जो ब्रांच था एक, उनका जो राजा था, उनका जो शासक था महमूद गजनी के द्वारा भारत पर 17 अटैक किया गया था। आपको सोमनाथ मंदिर का वो वाकया, सोमनाथ मंदिर पर जो उन्होंने 1025 से 1026 1025 ईस्वी में 1026 तक चला हुआ अटैक, 1025 में उन्होंने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। इतिहास में ये युद्ध बहुत फेमस है क्योंकि हिंदुओं के मान्यता पर ये पूरी तरह से अटैक था। क्योंकि आप देखोगे इसका पिक्चर तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से उस मंदिर पे आघात किया गया था। ये तो आज की दशा है, मंदिर आज इस तरह से इस्टेब्लिश है, लेकिन जब उन्होंने प्लंडर किया था इस मंदिर को तो देखो किस तरह से ये जो विष्णु जी की मूर्ति ये पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई थी। सोमनाथ हैं तो उनकी मूर्ति ध्वस्त कर दी गई थी, बहुत ज़्यादा लूट मार मचाया गया था। तो उनका 1025 का जो जो अटैक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा, सोमनाथ मंदिर वाला अटैक। आप इसको बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अच्छा, उनके साथ एक विदेशी यात्री आए थे अलबरूनी। अलबरूनी के बारे में ये पूछा जाता है वो कब आए थे, तो महमूद गजनी के साथ ही आए थे 1025 ईस्वी में। उन्होंने भारत का एक वर्णन किया है, बहुत अच्छे से एक डिटेल वर्णन किया कि भारत में उस वक्त स्थिति कैसी थी, यहाँ के राजाओं का को भारत के लोग किस तरह से देखते थे, यहाँ के राजाओं ने भारत के लोगों पर किस तरह का अत्याचार किया, ये पे किस तरह से शासन स्थापित किया। ये सारी चीज़ें उनकी जो बुक है तहकीक ए हिंद, ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है अलबरूनी की। तहकीक ए हिंद में उन्होंने सारा डिटेल्स दिया हुआ है। ये आज का दशा है सोमनाथ टेम्पल का। आज सोमनाथ टेम्पल जो है काफ़ी प्रॉस्पर है, काफ़ी अच्छे से समृद्ध है और काफ़ी लोग वहाँ घूमने भी जाते हैं। तो ये आज की दशा है। प्लंडर किया था जब, ये उनकी तस्वीर है। अब देखिए ये भाई साहब कौन है, तो ये हैं हमारे अलबरूनी। इन्होंने ही किस पुस्तक की रचना की, तहकीक हिंद। उसमें उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है। उसमें उस वक्त वो लिखते हैं क्या कि जो भारत के लोग थे वो विदेशियों को मतलब हीन दृष्टि से देखते थे, मलेच्छ कहते थे। और जो विदेशी जो भारत पे अटैक करते थे वो उन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, संपत्ति लूट लेते थे, कत्लेआम मचा देते थे। उन्होंने हर एक चीज़ को वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। इनके थ्रू हमको इस एरा के हिस्ट्री का बहुत अच्छे से पता चलता है। तो इनकी किताब जो है तहकीक हिंद अलबरूनी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए ये वही हैं अलबरूनी।
अब देखिए बात आगे बढ़ती है, ठीक है। ये तो अटैक किया लूटा चले गया, अटैक किया लूटा चले गया, लेकिन हम जब मध्यकालीन भारत के बारे में बात करते हैं तो हमें दिखते हैं कुछ जमे हुए अच्छे शासक जिन्होंने भारत पे रूल किया, भारत में एक अलग सा एडमिनिस्ट्रेशन लाया, अलग कल्चर इस्टेब्लिश किया। तो उस टाइम की अगर अब बात करें तो गजनी प्रांत तो इस्टेब्लिश है टर्की में, वहाँ पे गजनी के शासक तो अटैक कर दिए। अब वहाँ पे एक नया प्रांत बनता है गौर प्रांत। गौर प्रांत से आप रिलेट कीजिए मोहम्मद गौरी को। अब मोहम्मद गौरी जो है वो शासक बनते हैं। अब वो भारत की ओर उनकी नज़र रहती है। तो पहला जो अटैक होता है उनका वो 1191 ईस्वी में करते हैं, 1191। आपको तराइन का पहला बैटल याद होगा, तराइन का पहला बैटल इनका इन्हीं के साथ होता है। कौन अटैक करते हैं? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच बहुत ही भीषण युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान भारत के महानतम सम्राटों में से एक थे, बहुत ही लंबे चौड़े ऊंचे कद के। कहा जाता है कि 200 किलो की तो उनकी केवल तलवार थी। खैर, तो बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान। पहले वाले तराइन के बैटल में जो कि 1191 में होता है, ये प्रथम युद्ध है, ठीक है। इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है भारत के शासक थे उस वक्त, वो जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मोहम्मद गौरी फिर अटैक करना छोड़ देता है। मोहम्मद गौरी फिर से अटैक करता है, जस्ट एक साल बाद करता है। ये 1192 में ये अटैक होता है। कब होता है? 1192 में। तो पहला आप याद रखिए 1191 तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जीते। लेकिन मोहम्मद गौरी ने फिर से अटैक किया 1192 में, और उसको कहते हैं हम लोग तराइन का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध 1192 में। इस बार पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको मार दिया जाता है और मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाते हैं। अब जब वो जीत गए हैं उस क्षेत्र को तो वो जीत के वापस लौट जाते हैं। लेकिन लौटने से पहले वो क्या करते हैं, जो उनका सेनापति था, जो उनका युद्ध में काफ़ी ज़्यादा सहायता किया था, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या करते हैं, वो अपना जितना भी जीता हुआ राज्य है, क्योंकि उनके मदद से बहुत सारा जीते थे, बहुत विश्वास पात्र थे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के। तो क्या करते हैं, उनको सारा जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि बाबू भाई तुम संभालो अब ये सब, हम चले अपने देश, ठीक है। तो उनको वो जिम्मेदारी संभाल के दे देते हैं। अब देखिए आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से के नाम से याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जिस वंश की स्थापना की थी वो गुलाम वंश था। अब क्यों पड़ा नाम गुलाम? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। उसके बाद इस वंश में जितने भी शासक हुए वो किसी न किसी के गुलाम थे। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने जिस वंश की स्थापना की उसको हम लोग कहते हैं गुलाम वंश। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसे परिस्थितियों से निकलकर अब जो है 1206 ईस्वी की बात है ये, जब उन्होंने गुलाम वंश की नींव डाली थी। तो ये था क्या कि भारत में किस तरह से मुस्लिम इन्वेजन होता है, किस तरह से अटैक होता है, किस तरह से भारत का जो संस्कृति है वो चेंज होता है। तो ये सारा कुछ एक बिगिनिंग है मध्यकालीन भारत, जिसको हम 1206 से 1707 तक की अवधि मानते हैं। उसका उसके हिस्ट्री, उनका बैकग्राउंड जो है पूरी तरह से उनका क्या है, ये भूमिका है कि किस तरह से भूमिका बांधी गई थी। तो इस तरह से कुछ होता है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ये देखिए ये तस्वीर है, इनको आप पहचानते हैं अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं। ये हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान और ये है मोहम्मद गौरी। इन्हीं दोनों के बीच भयानक बैटल होता है। पहला वाला तो ये जीतते हैं, लेकिन दूसरा वाला बैटल मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है वो होता है गुलाम वंश। एक क्रमबद्ध रूप से एक इतिहास स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उस वक्त भारत में फिर शासन इस्टेब्लिश हो जाता है। ऐसा नहीं कि आए अटैक किए लूट के लेके गए, नहीं। 1206 के बाद से एक क्रमबद्ध इतिहास शुरू होता है, जिसको हम गुलाम वंश, फिर आगे आने वाले अलग अलग वंशों में हम लोग देखेंगे, पूरा का पूरा सल्तनत काल देखेंगे। छोटी छोटी ब्रीफ वीडियोज़ हर एक घटनाओं को लेकर इसमें अपलोड करता रहूँगा मैं, और आप उसको देखते रहिए। आपको पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत, लगभग हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो 1857 में हुआ था, वहाँ तक की पूरी हिस्ट्री इसमें कवर की जाएगी। तो ये उसका पहला भाग था। तो इसके बाद जो है हमारा गुलाम वंश से स्टार्ट होके हम लोग इस वीडियो को और भी आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।